नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे करंट अफेयर्स की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी आप सभी लोग वीडियो का एग्जाम देकर आए होंगे और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, मेरी ये उम्मीद है। चिंता ना करते हुए आप लोग आगे की तैयारी की अब शुरुआत कर दीजिएगा। और करंट अफेयर्स के सवाल आप सभी ने देखे होंगे। मैंने पहले भी आपको क्लास में ये कहा था कि 8 से 10 सवाल तक आ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पारी में आपसे 9 सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए थे। और अब आप तैयारी वापस उसी ढंग से शुरू करिएगा। करंट अफेयर्स में कैसे अब आगे के एग्जाम की आपको तैयारी करनी है उसके बारे में मैं 2 मिनट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो रेगुलर क्लास पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ते जाइएगा, बिना किसी चिंतन, बिना किसी रटे के। रटने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है सिर्फ आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर 1 महीना या साप्ताहिक करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास आती है। प्रत्येक शनिवार को हम राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। संडे को हम आप सभी के सामने पूरे इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करते हैं साप्ताहिक। उसके बाद जब महीना होगा तो आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया जाएगा। इतना होने के बाद जब आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम से पहले हम स्पेशल आपके एग्जाम के लिए उसको ध्यान में रखते हुए क्लास लेकर आएंगे। और अभी जिन्होंने क्लास पीछे ली है वीडियो के लिए, पटवारी के लिए, उन सबको मालूम है कि उस तरीके से आपको बहुत फायदा होता है। बहुत सारे सवाल उसमें कवर किए जाते हैं और बहुत सारे सवाल उसमें से मिल जाते हैं। अभी वीडियो के एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे आपका पहले से ही सिलेबस में था, तो मैंने पहले ही कहा था आपको वीडियो के सिलेबस में आपसे जरूर पूछे जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे के सवाल। और उन्होंने शुरुआती जो 20 पेज मैंने आपको पहले से ही बता रखे थे कि इनको बार बार पढ़िएगा, उनमें से ही अधिकतर सवाल आपको पूछे गए हैं। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर बता देता हूं, इसी प्रकार आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहिए, बिना रटे हुए, सुनते हुए, समझते हुए। बातों को थोड़ा बहुत याद रखना है, बार बार रिवाइज करिएगा। करंट अफेयर्स के सवाल आपकी परीक्षा के बाहर नहीं जा सकते। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बीके राजा, ज्योति राजावत, प्रियंका, ठीक है, फ्रूटी, बलराम मीना जी, 55 तो सही हो सकता, हाँ चांस है पूरा, चिंता मत करिए। इससे ऊपर मेरिट जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है जी, आप सभी मित्रों का स्वागत। बसंती, मनीष, विश्नोई और आपका आशा मीना, रवि, सभी मित्रों का स्वागत मैं कर देता हूं एक साथ। दयाराम, गुरुदेव नमस्कार, दोसा हाईकोर्ट से, ठीक है सब। तो चलिए, नमस्कार, जय कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधि विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम पालें कि मैं ना होता तो क्या होता, और अगर हम नहीं होते तो भी सब कुछ होता, और अब हैं तो भी सब कुछ हो रहा है। तो कभी भी अपने होने का, अपने अस्तित्व का घमंड नहीं करना है, क्योंकि वो खुदा है, वो परवरदिगार है, वो अपना अस्तित्व कभी भी समाप्त कर सकता है। इसलिए बिना घमंड करते हुए, बिना चिंता करते हुए, बिना किसी भय के आप धैर्य पूर्वक आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है जी। चलिए अब बातचीत की शुरुआत आज के सवालों की करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिएगा क्या है आपके सामने। आज सिर्फ मैं राजस्थान करंट अफेयर्स की बात नहीं करके इंडिया और वर्ल्ड का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी बात आपके सामने रख रहा हूं। जरा पहला सवाल आप लोग पढ़िए क्या है। यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने 2021 की रैंकिंग क्या की है, जारी की है। 2021 हॉकी जो है टीमें हैं उनकी रैंकिंग जो है वो अभी हाल ही में क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है जरा वो देखिएगा। तो यहाँ बताना है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने 2021 में इस भारतीय महिला हॉकी टीम की रैंकिंग जारी की है। तो आपको भारतीय महिला हॉकी टीम की रैंकिंग कौन सी है ये बतानी है। तो देखिएगा, पुरुष हॉकी टीम जो है ना, पुरुष हॉकी टीम, इस प्रकार की बड़ी प्रतियोगिताओं की रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। एक है आपका महिला हॉकी, क्या है, महिला हॉकी है। तो पुरुष हॉकी में जो भारत है ना, इस पुरुष हॉकी में भारत का तीसरा स्थान रहा है। यानी रैंकिंग में कौन से स्थान पर भारत, लगातार तीसरे स्थान पर इस पर काबिज है। लेकिन आपसे तो हमने पूछा कौन सा है, आपसे हमने पूछा महिला हॉकी का। पुरुष हॉकी का पहले ही मैं बता चुका हूं, आपको ये पता होगा। और महिला हॉकी जो है इसमें भारत की महिलाओं का 9वां स्थान है, ये ध्यान रखना। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक जब हुआ, टोक्यो से संबंध जरूर याद करिए। मैं आपको पूर्ववर्ती क्लास में ये कहता रहा था,
रिवीजन में भी मैंने कहा था कि मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि अवनी लखेरा पर आपसे जरूर सवाल पूछा जाएगा। और पेपर वाले ने तो हद कर दी भैया, पेपर वाले ने 4 पारी में से 3 पारी ऐसी हुई जिसमें उसने अवनी लखेरा पर सवाल पूछा, यानी 3 पारियों में अवनी लेखरा या लखेरा जो है इस पर सवाल पूछा गया। इससे ज्यादा पेपर वाला क्या कर सकता है, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए था। चलिए, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ना, पुरुष हॉकी टीम, उस पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो इसमें भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और महिला जो हॉकी टीम है, कौन सी टीम है? महिला हॉकी टीम। महिला हॉकी टीम जो है उसने कौन सा? तो चौथा स्थान महिला हॉकी टीम का रहा था इसमें। और ये इतिहास में इस प्रकार की बहुत बड़ी घटना थी महिलाओं के लिए। इसमें मनप्रीत सिंह जो है, मनप्रीत सिंह जो है, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के क्या है? कैप्टन है। ठीक है, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के क्या है? कैप्टन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है जरा बताइएगा। ठीक है, हाँ बलराम जी कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स के तो 2 ही सवाल आए थे, बस यही है, आपको पता नहीं चलता कि पेपर में कौन सा सवाल करंट अफेयर्स का है और कौन सा नहीं है। प्रत्येक पारी में आपसे 9 सवाल करंट अफेयर्स पर पूछे गए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। ठीक है, आप उन सवालों को किसी विषय के साथ जोड़कर देख रहे हैं, बल्कि वो विषय से रिलेटेड नहीं, वो सवाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर से संबंधित थे। जो 9 सवाल आपको प्रत्येक पारी में पूछे गए थे। जी हाँ जी, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रानी रामपाल हॉकी इंडिया टीम की कैप्टन है, आप सही कह रहे हैं। यहाँ क्या है? रानी रामपाल इसका सही जवाब है। रानी रामपाल जो है वो इसका सही जवाब है। अब 2 सवाल और बन गए यहाँ पर। रानी रामपाल को अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको भैया? रानी रामपाल को। मनप्रीत सिंह जो है इनको कौन सा सम्मान दिया गया? तो आपको पता होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उस खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, राजस्थान के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। एक आपके अवनी है, ठीक है, अवनी को इस प्रकार का सम्मान मिल चुका है। प्लस दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो जोधपुर से आने वाली क्रिकेटर जो है, जोधपुर की क्रिकेटर कौन है जरा बताइए रे। जोधपुर की क्रिकेटर जो है वो कौन है? इसके बाद एक खिलाड़ी और कौन बच गया? तो कृष्णा नागर का नाम आपने सुना होगा। कृष्णा नागर का संबंध कहां से है? तो जयपुर से है भैया। इन 3 लोगों को क्या दिया गया था? यहां पर ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा गया। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया था। ठीक है, हाँ जी सही कह रहे हो पूजा जी। आप करंट अफेयर्स के 27 वाले में भी 9 ही सवाल थे, चारों पारियों में 9 सवाल थे, लेकिन आपको 2-3 इसलिए लग रहे थे कि वो 2-3 प्रत्यक्ष रूप से सीधे करंट अफेयर से थे, लेकिन बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे को मिलाकर और वो सवाल आए, वो आप लोग कहाँ शामिल करोगे उनको? सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसा कर लीजिए जैसा आपको उचित लगे, लेकिन मैंने एक बार आपको बताया है कि भैया 9 सवाल प्रत्येक पारी में आए हैं, और 9 सवाल आप कहोगे तो आपको करवाएंगे भी। कल की क्लास में आपके सामने रख देंगे प्रत्येक पारी के 9 सवाल। हाँ जी, इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है? मिताली राज है। मिताली राज जोधपुर से संबंधित है। मिताली राज जो है वो भी यहाँ संबंधित है, तो मिताली राज इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें महिला हॉकी टीम का 9वां स्थान और पुरुष टीम जो उसका 3रा स्थान था। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, अगला क्या है। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ की ब्रह्मोस मिसाइल कंपनी की आधारशिला कहां रखी है, ये जरा बताइएगा। यहां पर रखा है डीआरडीओ की ब्रह्मोस मिसाइल कंपनी की आधारशिला हाल ही में कहां पर रखी है? इसमें ध्यान रखिएगा, एक इन्होंने आधारभूत जो संरचना यानी रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र है। प्रौद्योगिकी यहां पर परीक्षण केंद्र जो है उस परीक्षण केंद्र, ठीक है, प्लस ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण कंपनी, ये इतनी 2 इसके संयंत्र हैं जिनका अभी हाल ही में क्या किया गया? इनॉग्रेशन यहां पर किया गया है।
ठीक है। हाँ जी, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर डीआरडीओ की ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण कंपनी प्लस इसके साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र जो है, इन दोनों का अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में, राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में कहां पर इनका उद्घाटन किया गया या आधारशिला रखी गई है। यहाँ के बच्चों को रोजगार की व्यवस्था मिल पाएगी, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। क्या रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, क्या बेंगलुरु कर्नाटक में है, क्या रांची झारखंड में है, या लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो नवाबों के शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है वो अभी हाल ही में डीआरडीओ जो है उसकी ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण कंपनी जो है एक वो है, और उसके अलावा यहां पर रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र जो है, इस परीक्षण केंद्र का यानी दो नए उपक्रम जो है डीआरडीओ के, उस डीआरडीओ के दो नए उपक्रमों का क्या किया गया, आधारशिला अभी रखी गई है। आधारशिला यहां पर क्या की गई है, रखी गई है। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण कंपनी और रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र जो है ये दोनों कहां पर हैं, अभी अभी आपको ध्यान रखना है। ये सब लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका उद्घाटन किया गया। आजकल ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी न किसी नई चीज का जो है वो उद्घाटन नहीं हो रहा है। रोजाना कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। तो यहां पर लखनऊ उत्तर प्रदेश के ही एमपी कौन है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो राजनाथ सिंह है, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल कंपनी की आधारशिला कहां रखी गई है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखी गई है। यही उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। और अभी 2022 का वर्ष जो आ रहा है, इसी 2022 के वर्ष में उत्तर प्रदेश के अलावा 5 स्टेट ऐसे हैं जिनमें क्या होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। तो 2022 में अभी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। देश में 15 से लेकर के 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कब की जाएगी, जरा बोलो। देश में 15 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कब की जाएगी, 1 जनवरी 2022 से, 3 जनवरी 2022 से, 26 जनवरी 2022 से, या 31 जनवरी 2022 से। तो देखो भैया 40 से ऊपर वर्ष के 40 प्लस वाले जो हैं इनको अतिरिक्त जो डोज है, ठीक है, एक्स्ट्रा डोज जो है, एक्स्ट्रा डोज, उसके बारे में भी मोदी जी ने कहा है कि इनको अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है, तो एक डोज और ले सकते हैं। इसके अलावा यहां देखना है 3 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी 2022 से एक बड़ा वैक्सीनेशन अभियान राजस्थान सब जगह शुरू किया जाएगा। पिछला मुझे ये बताइए, पहले वाला वैक्सीनेशन अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था, कौन सी जनवरी की डेट थी जिस जनवरी से इस अभियान को शुरू किया गया 2021 में, उस डेट को बताइए जरा मुझे, क्योंकि आपको हजारों बार वो मैं बता चुका हूं। 3 जनवरी 2022 से इस प्रकार की बात शुरू की गई, राजस्थान की राजनीति। हाँ जी, तो चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 3 जनवरी आप एकदम सही दे रहे हैं। 45 प्लस वाले लोग जो हैं वो गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित नहीं है तो इस प्रकार का क्या कर सकते हैं, वो डोज ले सकते हैं। चलिए एकदम बात आपकी सही है। पहले वाला 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। वेरी गुड, आप सभी को याद है। इसका मतलब ये 16 जनवरी जो है, ये 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन अभियान फर्स्ट जो है 2021 में शुरू किया गया था। और अभी जो है वो कौन सी आयु वर्ग के, 15 से लेकर के 18 आयु वर्ग के जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। कब से, 3 जनवरी 2022 से। और आपको पता होगा कल के दिन की एक बड़ी खबर ये भी है कि भैया 2 भारतीय वैक्सीनेशन ऐसी और है, 2 भारतीय वैक्सीन और है जिनको क्या मिल चुकी है, वैक्सीन है जिनको अभी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 2 अन्य भारतीय वैक्सीन जिनको अभी हाल ही में क्या कर दी गई है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है, उसके बारे में आपको बताना है। यहां पर सही जवाब इसका क्या होगा, 3 जनवरी 2022 जो है, 3 जनवरी 2022 जो है, इसको लेकर के सही सवाल ध्यान रखना है। 3 जनवरी 2022 से इसको 15 से 28 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनको अगली डोज या पहली डोज जो है 15 वर्ष वालों को दी जाएगी।
अभी हाल ही में भारत में 2 नई वैक्सीन जो है उनको क्या मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहां पर। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे ट्रॉफी में फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के मध्य है? हो भी गया है फाइनल मुकाबला, आपको यह भी पता होगा। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे ट्रॉफी जो है इसका आयोजन आरसीए के नेतृत्व में राजस्थान में हुआ। किसके नेतृत्व में? आरसीए के। और अध्यक्ष इसके कौन है? तो वैभव गहलोत है। वैभव गहलोत जो है वो इसके क्या है? अध्यक्ष है आरसीए। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। इसके बाद फाइनल मुकाबला जो है वो तमिलनाडु, किसके बीच में? तमिलनाडु वर्सेस किसके बीच में हुआ? हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ। हिमाचल प्रदेश के बीच में। याद कर लेना, सवाल पहले पूछा जा चुका है इस पर भैया। आपने अभी भी पिछला पटवार का एग्जाम देखा होगा तो उसमें पूछा जा चुका है इस पर सवाल। तो यहां पर है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जो इन दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया। ये क्या हुआ? यहां पर फाइनल मुकाबला जो है, फाइनल मैच इन दोनों के बीच में हुआ। फाइनल मैच जो है इन दोनों के बीच में हुआ, जिसमें 5 बार की विजेता तमिलनाडु जो है वो तो रही उप विजेता, यानी फाइनल में ये हार गई, उप विजेता है। और हिमाचल प्रदेश पहली बार इस सीरीज का क्या बना है? विजेता बना है। तो ये दोनों बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना है। यहां पर उप विजेता टीम कौन सी है? वो है आपकी तमिलनाडु। और आपकी विजेता टीम कौन सी है? वो है आपकी हिमाचल प्रदेश। आपसे सीधा परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में दिसंबर 2021 में खेली गई विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसका फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो आपको जवाब देना है कि भैया ये हिमाचल प्रदेश ने जीता। अगर वो ये पूछता है कि फाइनल मुकाबला किन किन के बीच में खेला गया, तो आपको जवाब देना है किसके बीच में? हिमाचल और तमिलनाडु के बीच में। आपको 2 सवाल मैंने बताए थे। एक तो आपके राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव जो है वो कितनी बार हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, प्लस स्थानीय निकाय के चुनाव जो है वो कितनी बार। हमने ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिया था, हूबहू आपको पेपर में ऑप्शन सहित मिल गया। स्थानीय जो है, स्थानीय निकायों के चुनाव मैंने कहा था इससे पहले 10 बार हो चुके हैं, और आपका ये 11वीं बार वाला है, तो टोटल 11 बार स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। और विधानसभा जो है उसमें 15 जो है वो आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्योंकि 16वीं विधानसभा हमारी जो है वो क्या हो रही है? चल रही है। तो ये 2 सवाल जो हैं वो ऐसे सवाल बहुत सारे हैं जो आपको करवाए गए थे, और उसमें से सीधे के सीधे सवाल आ रहे हैं। इस तरीके के सवालों की फॉर्मेट जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि अंधे की तरह तीर घुमाए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो परीक्षा के जो पेपर सेटर होता है उसकी नजर में रहते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश इसका क्या है? सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश इसमें विजेता है, और तमिलनाडु जो है वो इसका क्या है? उप विजेता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल एक इकोनॉमिक सर्वे का, मैंने कहा था इकोनॉमिक सर्वे आपके सिलेबस में है ग्राम सेवक वालों के, और 1 से लेकर उसमें मैंने 22 पेज जो स्टार्टिंग के, मैंने बार बार ये कहा था ये 22 पेज याद कर लीजिएगा। आपके अधिकांश सवाल जो किससे संबंधित आए हैं? इकोनॉमिक से संबंधित आए हैं, वो 1 से 22 नंबर पेज के बीच में ही है। एक जनसंख्या वाला सवाल आया था, चॉइस वृद्धि जिसमें हुई है लिंगानुपात में, शहरी लिंगानुपात में, शहरी लिंगानुपात में वृद्धि। ये तो स्टार्टिंग की 10 लाइन आप देख लेते ना, 10 लाइन उसके स्टार्टिंग के पहले पेज की, तो उस पहले पेज पर ये छपी हुई है और बाकायदा संख्या भी दे रखी है। एक आपका पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी, हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जेक्टिव सवाल जो कराए हैं उसमें देख लीजिएगा, उस सवाल को आपको मिल जाएगा ऐसा कैसा। 22 से 23% वाला जो हिस्सा है उसने पूरी लाइन ऐसे कैसे दे रखी इकोनॉमिक सर्वे में, और उसने बीच में से ये 22-23 छोड़ दिया जो आपको ऑप्शन में दे दिया। तो इकोनॉमिक सर्वे के सारे सवाल जो आपके पेपर में आए हैं वो सभी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से ही पूछे गए। हालांकि एक सवाल आप ध्यान रखना, इको टूरिज्म पॉलिसी का जो है ना, इको टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म, क्योंकि दोबारा आमना सामना हो सकता है इन सवालों से। इको टूरिज्म पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी के संबंध में ये ध्यान रखना भैया कि इस पॉलिसी का जो अधिसूचना है ना, अधिसूचना, वो अधिसूचना तो जारी की गई थी 9 सितंबर को। कब? 9 सितंबर 2020 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन आपसे डेट पूछेगी लागू कब की गई, तो लागू ध्यान रखना जुलाई में की गई थी। उसमें एक डेट जुलाई की आपको दे रखी थी, तो जुलाई में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। ऐसा भी सवाल आपके यहाँ आ गया है। ठीक है, तो चलिए जरा, विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे ही रणजी ट्रॉफी, रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी इसे क्या किया जाता है?
जाना जाता है। बलराम जी अप्रैल 2021 गलत है, ये सही नहीं है, आपका जुलाई वाला जो है वो इसमें सही होगा। ठीक है, राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ा रहे हो क्या सर? जरूर, राजस्थान पुलिस में भी आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं। आप इन क्लासेज को लगातार देखिए और आपके पेपर से पहले हम आपको रिवीजन कराएंगे। 8, 9, 10 जितनी भी क्लास हो उसको छोड़ना मत। और अभी पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए हमने रिवीजन क्लास डाल रखी है, उनको एक बार जरूर देख लो राजस्थान पुलिस वालों, ताकि आपका पिछले वाला पूरा जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। यहां आपसे कह रहा है कि भैया अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप का आयोजन कहां किया जा रहा है अभी हाल ही में? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? अंडर 90 है और यहां पर क्रिकेट एशिया कप का आयोजन जो है वो कहां पर किया जा रहा है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्रिकेट का है और कौन सा है? अंडर 90 है। अंडर 19 क्रिकेट जो है इसका एशिया कप जो है, इसका कौन सा कप है भैया? एशिया कप। इस एशिया कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है अभी हाल ही में, आपको यह बताना है। बोलो जरा क्या होगा? हाँ, जुलाई 2021 इको टूरिज्म पॉलिसी, वेरी गुड। ये इको टूरिज्म पॉलिसी भी आपको याद रखनी है। भारत में, यूएई में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कहां पर किया जा रहा है इसका आयोजन, आप बताइए जरा। अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हॉकी का आयोजन किया गया है। पाकिस्तान में इस प्रकार के किसी भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में आयोजित होने वाले हॉकी में आपको पता है जापान और दक्षिणी कोरिया, किसके बीच में? जापान वर्सेस दक्षिणी कोरिया जो है, दक्षिणी कोरिया, इन दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? यूएई में किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जो है, अमीरात, इसके आबू धाबी में, कहां पर? आबू धाबी जो है, इस आबू धाबी में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका बी होगा। अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अंडर 90 एशिया कप, संयुक्त अरब अमीरात, आबू धाबी जो है वो इसका सही जवाब है। चलिए यहां पर अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है? केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान कब से शुरू करेगा? देखो भैया, इस तरह के अभियानों पर जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि परीक्षक इन पर नजर बनाए रहता है। अपनी सरकार के जो अभियान होते हैं, सरकार की जो योजनाएं होती है, वो मुख्यतः पेपर का हिस्सा बनती है। तो केंद्र सरकार द्वारा 100% साक्षरता, अभी साक्षरता से रिलेटेड सवाल तो नहीं आया, लेकिन आपसे शिक्षा नीति पर सवाल उसने पूछ लिया। शिक्षा नीति 2000 कितनी? शिक्षा नीति 2020 जो आई आपकी, ये के कस्तूरी रंगन जो है, उनके नेतृत्व में इसका जो ड्राफ्ट है वो क्या किया गया था? तैयार किया गया था। ड्राफ्ट तैयार किया गया, या ये कह सकते हो इस समिति के वो अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। ये पूर्व इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जरा सुनिएगा मेरे भैया, आपसे परीक्षक ने सवाल ये पूछा कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये बताइए कब तक 100% जो साक्षरता का लक्ष्य है उसको क्या कर लिया जाएगा? पूरा कर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसका सही जवाब जो आपका था वो 2030 था। 2030 तक इस प्रकार का जो लक्ष्य है उसे क्या कर लिया जाएगा? प्राप्त कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। जो पूर्ववर्ती पेपर्स में सवाल आ चुके हैं उनको भी आप निगाहों में रखोगे तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रहेगा। चलिए अब हमारा सवाल क्या है? हमारा है केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान कब से शुरू करेगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला कि नव भारत साक्षरता अभियान जो है वो 100% साक्षरता के मिशन को लेकर शुरू किया गया और यह कब से स्टार्ट किया जाएगा, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, ये 1 जनवरी 2022 से, या फिर 1 फरवरी 2022 से, या 1 मार्च 2022 से, या 1 अप्रैल 2022 से। तो इसकी सही डेट जो है वो आपकी क्या है? 1 आपका अप्रैल है। 1 अप्रैल 2022 से इसको क्या कर दिया जाएगा? शुरू कर दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब डी है, ना कि सी है। 1 अप्रैल 2022 से इसे क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से अप्रैल फूल मनाया जाएगा, ये ध्यान रख लो बस। क्या बनाया जाएगा भैया? यहां लिख देता हूं, अप्रैल फूल। ठीक है, अप्रैल फूल बनने जा रहे हैं हम सब लोग। क्या बनेंगे? कब? नव भारत साक्षरता अभियान के तहत 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से इसे शुरू किया जाएगा। यह अभियान आपके पेपर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है
इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है भैया 100% साक्षरता, यानी प्रत्येक लोग जो है वो पढ़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों, आपको पता होगा, जो आपका मिड डे मील योजना था, मिड डे मील योजना थी, जो 1995 से क्या की गई थी, शुरू की गई थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया आपको पता है? ये कर दिया प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब ये सवाल ध्यान रखना, मेंस की तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सब बंधु जो है पीएम पोषण योजना याद रखना। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी की भी तैयारी कर रहे हैं तो पीएम पोषण योजना के बारे में बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना आपका नाम इसका कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखिएगा। ये आपका 7 नंबर सवाल। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनर्निर्मित रमन्ना काली मंदिर जो है उसका उद्घाटन किया? एक मैंने आपसे कहा था, ये तो है कौन सा मंदिर? रमन्ना काली मंदिर है, जिसको लेकर पाकिस्तान में विखलबली मच गई कि भैया ऐसा कैसे कर दिया वहां जाकर इन्होंने। तो अब देखो, यहां पर आपसे पूछा गया था रामप्पा मंदिर के बारे में, रामप्पा मंदिर के बारे में, और मैं रामप्पा मंदिर के बारे में पढ़ाते पढ़ाते आपको एकदम बहुत बार मैंने आपको इसको पढ़ाया था। ठीक है, हजारों बार आपको इस रामप्पा मंदिर के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा अभी अभी आपसे अगली परीक्षाओं में धोलावीरा पर आईएएस में भी सवाल आ चुका है इस बार, और आपकी परीक्षाओं में भी धोलावीरा आएगा, और पूर्ववर्ती पटवार के पेपर में भी आ चुका है। तो ये धोलावीरा और रामप्पा मंदिर जो है, इन दोनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह रामप्पा मंदिर जो है वो आपका कहां पड़ता है? तेलंगाना पे पड़ता है। और आपका जो धोलावीरा है वो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहां से साइन बोर्ड जो है इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए, आपको ये भी पता होगा। यूनेस्को इसका सही जवाब है। इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में, किसमें? अमूर्त धरोहर सूची में, अमूर्त धरोहर सूची में इस बार भारत के काली जो आपका कौन सा है? दुर्गा पूजा, उस दुर्गा पूजा जो है, इस दुर्गा पूजा के संबंध में भी सवाल पूछा जा चुका है। किसके संबंध में? दुर्गा पूजा के संबंध में आएगा सवाल। दुर्गा पूजा जो है ये कहां की? पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल, और विशेषतः कहा जाए तो कलकत्ता। ये इसको अमूर्त धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया है। राजस्थान का एकमात्र आपका कौन सा है? कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो नृत्य है, जिसकी नृत्यांगना गुलाबो है, ये कालबेलिया नृत्य जो है इसके भी सवाल आ चुके हैं कल की परीक्षा में। जो चौथी पारी है उसमें आपको वाद्य यंत्र दे रखे थे, बताइए कि ये वाद्य यंत्र किस नृत्य को करते समय बजाए जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा चुका है कि कालबेलिया जो है, ठीक है, हाँ जी, तो यहां ध्यान रखना, कालबेलिया जो नृत्य है, इस कालबेलिया नृत्य को करते समय कौन से वाद्य यंत्र जो हैं वो बजाए जाते हैं। तो आपको वाद्य यंत्र के नाम पेपर में दे रखे थे और आपको बताना था कि ये कालबेलिया नृत्य करते समय बजाए जाते हैं। तो यह अमूर्त धरोहर सूची में भी क्या किया गया है? राजस्थान का शामिल किया गया है, और दुर्गा पूजा अभी इसमें शामिल किया जा चुका है। ये दोनों परीक्षाओं में आ चुके हैं, दोबारा भी आएंगे, और ये दुर्गा पूजा वाला अब ध्यान रखना। ये रमन्ना काली मंदिर कहां है? जिसका क्या किया है? पुनर्निर्माण जो है, उस पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने किया है। तो आपको पता होगा रामनाथ कोविंद अभी थोड़े दिन पहले कहां गए थे? बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां के जो बंग बंधु है, या ऐसे कह दीजिएगा विजय दिवस, जो उस विजय दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में उसकी 50वीं वर्षगांठ थी, तो इस उपलक्ष्य में वो बांग्लादेश के दौरे पर गए और बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने वहां के बंग बंधु का जो म्यूजियम बना हुआ है उसका भी क्या किया? अवलोकन किया। इस प्रकार कई मंदिर देखे इन्होंने। तो उसी दौरान उन्होंने क्या किया? यहाँ बांग्लादेश में इस काली मंदिर का, या काली मंदिर कह सकते हो, या रमन्ना काली मंदिर जो है, इस रमन्ना काली मंदिर का जो है वो नव निर्माण कार्य किया गया। उस नव निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आपकी ढाका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं किया गया, नेपाल में भी नहीं किया गया, और भूटान में भी ऐसा नहीं किया गया। हालांकि भूटान वाला सवाल इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये वाला कि भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक सम्मान है अपने देश का,
वो नागरिक सम्मान क्या किया है, प्रदान किया है। नागरिक सम्मान जो है वो भूटान ने अभी हाल ही में किसको प्रदान किया, अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है वो मोदी जी को प्रदान किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा 8 नंबर। रेणुकासी बांध परियोजना, धोला सिद्ध विद्युत परियोजना, सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना और लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, जिनकी आधारशिला अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। राजस्थान से रिलेटेड आपके कल के अंतिम पारी में एक सवाल आया था, ठीक है, वो है आपका पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित, उसने नहर परियोजना से संबंधित, यानी ज्योग्राफी में इस बार के करंट अफेयर्स के सवाल ज्यादा पूछे गए थे। परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है, इसको ध्यान रखना, ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के 13 जिले जो हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं, 13 जिले हैं जो इससे क्या होने वाले हैं, लाभान्वित होने वाले हैं। 13 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। प्लस पेयजल के अलावा, पेयजल के अलावा इसमें कृषि के लिए सिंचाई जो है, कृषि हेतु सिंचाई का जल भी इससे क्या होगा, उपलब्ध हो पाएगा। कोटा में इस पर नवनेरा जो बांध है, नवनेरा बांध पहले परीक्षा में आ चुका है भैया। ये नवनेरा बांध जो है वो आपको बताया था मैंने कि भैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक पेपर हुआ था, आरपीएससी ने ये नवनेरा बांध पूछा था कि ये नवनेरा बांध कहां पर स्थित है, तो मैंने कहा था ये कोटा में स्थित है और यह इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा है। अब देखो, अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी जो हैं, उनकी और मोदी जी के बीच में ये बातचीत हुई। मोदी जी को पत्र लिखा अशोक गहलोत जी ने कि हमारी ये राजस्थान नहर परियोजना जो है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को आप किस में जोड़ दीजिएगा, इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करिए ताकि हमारे राजस्थान के अधिकांश इलाकों के लोगों को इसका फायदा हो सके। इन्होंने आरोप भी लगाया कि आपने लगभग 16 से अधिक ऐसी परियोजना है गुजरात की, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, जिनको आपने राष्ट्रीय महत्व की योजना घोषित कर दी है, लेकिन आपने हमारी एक भी परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की घोषित नहीं किया गया। तो कल वाले में ये पॉइंट तो सारे सत्य थे, लेकिन अभी भी इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित नहीं किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये जो है उसका चौथा पॉइंट उसमें गलत था। तो अब जरा सुन लो, ये तो राजस्थान वाली बात होगी। अब आपसे पूछा गया कि रेणुकासी बांध परियोजना है, धोला सिद्ध विद्युत परियोजना है, इसके अलावा सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना है और लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसका संबंध किस राज्य से है, जिनकी आधारशिला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर रखी गई है। तो इसका सही जवाब उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक क्रिकेटर है, जिस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आपको बताना है उस क्रिकेटर का नाम क्या है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको पता है विधानसभा के क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के यहाँ पर चुनाव होने हैं। ये भी सही जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर भी इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब जो आपका वो क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेणुका बांध परियोजना, धोला सिद्ध विद्युत परियोजना, सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना और लोअरी स्टेज 1 जो है उसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, यानी जल के माध्यम से क्या निर्माण करना, बिजली का उत्पादन करने वाला है। ठीक है, इस सब को लेकर यहां पर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, चलिए, हाँ जी, ऋषभ पंत इसका सही जवाब है। आपका क्या है, ऋषभ पंत एकदम सही जवाब आपने दिया है। ऋषभ पंत जो है उनको अभी हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड ने बनाया। और राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अवनी लेखरा को बनाया है। ये तो आप जानते ही हैं, आपने याद भी कर रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, क्या हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत किन राज्यों की महिलाओं की 5,000 रुपए तक की और ड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। यहां पर देखिएगा क्या है सवाल। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, राष्ट्रीय क्या है, आजीविका मिशन है, इसके तहत क्या शुरू किया गया, ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। इसके तहत
किन राज्यों की महिलाओं को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। यानी ये जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाती है, स्वयं सहायता समूह, उन महिलाओं को इस प्रकार का लाभ जो है वो दिया जाएगा। इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है वो किन राज्यों के अंतर्गत चलाई जा रही है? अगर यहां भी देख लोगे तो भी आपको जवाब इस सवाल का मिल जाएगा। इसका सही जवाब क्या है वो आपको पता है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और राजस्थान है। इन तीनों स्टेट की जो महिलाएं इस प्रकार के स्वयं सहायता चलाने का कार्य करती है, उन महिलाओं को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है वो क्या कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। तो अभी हाल ही में इसे 3 राज्यों को लेकर, कितने राज्य, 3 राज्यों के महिलाओं के लिए यह व्यवस्था जो है वो अभी हाल ही में क्या की गई है, शुरू की गई है। किस योजना या किस मिशन के तहत? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, और उसमें भी एक ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर संवाद कार्यक्रम का अभी हाल ही में आयोजन किया गया। उसके तहत इन तीनों राज्य, जिसमें आपका कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और राजस्थान है। राजस्थान है, इसलिए आपकी परीक्षा में यह सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी 5,000 और 3 राज्य जो हैं वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका सबसे पहले राजस्थान याद रखना है, उसके बाद आपको यूपी याद रखना है और उसके बाद में आपको झारखंड याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं आपका क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने, ठीक है, हाल ही में प्रतिमा भौमिक जो है वो इसकी राज्य मंत्री हैं, और वीरेंद्र सिंह जो है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के। इसमें राज्य मंत्री के तौर पर प्रतिमा भूमिका निभा रही है। राज्य मंत्री है, ये ध्यान रखना, यहाँ लिखा है राज्य मंत्री सामाजिकता न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। इस राज्य में कौशल विकास और पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। यही वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है जिसकी वृद्ध जनों के लिए चलाई गई एक हेल्पलाइन नंबर है। क्या है? हेल्पलाइन नंबर है 14567, ठीक है, 14567। ये हेल्पलाइन नंबर जो है, इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपसे सवाल पूछा जिसका नाम है एल्डर हेल्पलाइन नंबर। क्या है? एल्डर हेल्पलाइन नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर, इसके बारे में आपसे परीक्षक सवाल पूछ चुका है। यही वो मंत्रालय है जिसके द्वारा इस एल्डर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई थी, जो कि आपको मैंने इसी क्लास में इंडिया का जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके साथ इसको पढ़ाया गया है, ठीक है। हाँ जी, सही कह रहे हैं घनश्याम जी, एकदम ठीक है। ये छेद वेद मत क्या करो भैया, क्योंकि पेपर सेटर है, उसके सामने कॉलर ऊपर नहीं, कॉलर ठीक रहे तो ही बढ़िया रहता है, ठीक है। हाँ जी चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहां पर है 14567 जो है, इसको लेकर के इस सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर हेल्पलाइन नंबर जो है वो शुरू कर रखा है। तो ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय चाहे आपका कहां हो, ठीक है, यहां पर चाहे राजस्थान में हो, चाहे भारत का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय हो, जब भी ये कोई नई योजना चलाए, जब भी कोई नया कार्य करे, आप उन पर निगाह रखें, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जरा इसका सही जवाब देख लीजिएगा, क्या है? मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है? मणिपुर है। मणिपुर हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने किस राज्य में कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया? देखो एक बात ध्यान से सुनना, वृद्ध जनों से संबंधित, वृद्ध जन से संबंधित कोई अच्छी योजना आए, दिव्यांग जनों से संबंधित कोई योजना है, दिव्यांग जन, इसके अलावा जो आपका SC ST जो समुदाय है या जनजातीय समुदाय तो अलग से काम करता है, लेकिन इनसे संबंधित कोई विशेष प्रकार की योजना चलाने का काम अगर कोई मंत्रालय करता है तो उसका नाम है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है। यह मंत्रालय विभिन्न प्रकार की योजनाएं इन लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध करवाता है, और जब भी ये योजना कोई शुरू करे तो आप उस पर बहुत अच्छी नजर रखें, उसको अच्छे से याद करें, क्योंकि ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जिनसे लगातार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ
तो चलिए इस सभी का जवाब आपको मिल गया। इसका सही जवाब क्या है? मणिपुर है। मणिपुर में राज्य कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? प्रतिमा भौमिक ने किया। प्रतिमा भौमिक। प्रतिमा भौमिक कौन है? ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 10 ही सवालों पर बातचीत करेंगे। बाकी सभी सवाल जो है वो आपके सामने कल की क्लास में रखे जाएंगे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ ज्यादा सवाल लेकर, और कल वीडियो के एग्जाम में आए करंट अफेयर्स के कितने सवाल थे प्रत्येक पारी में, इसका एक आइडिया आपको जरूर देंगे। सभी सवाल जो हैं तो 4 पारी के हिसाब से 9 चौका 36 सवाल जो है वो आपको मैं दिखाने वाला हूं कि ये सवाल किसी न किसी तरीके से आपसे करंट अफेयर से जो संबंधित थे उन सभी को आपके सामने कल की सुबह की क्लास में हम रखेंगे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल हम राजस्थान के भी सवाल करंट अफेयर्स के इसमें लाएंगे। अब आप आगे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से आप तैयारी को करिएगा, आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। और सभी जो चीजें हैं, सभी जो विषय हैं, उन पर आप अपनी पकड़ को क्या करिएगा? मजबूत करिएगा। तो आप सभी मित्रों का सवाई माधोपुर से अभिषेक मीणा है, घनश्याम गोयल है, ठीक है, प्रभाती देवी है, सोना बेनीवाल है, सोमा, ठीक है साहब, परी है, राखी है, प्रियंका है, राव मनोज कुमार है, डॉक्टर पिंकेश योगी है, बसंती, बीके राजा, घनश्याम, चलिए, शिवांशी, मीना, कमल, चलिए, कंवर, सभी मित्रों का, बलराम, अनिल कुमार, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत घना घना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।